नमस्कार जी, गुड मॉर्निंग। सबका स्वागत है हमारे इस मॉर्निंग बुलेटिन में। मैं संजीव शर्मा हूं और आप पंजाब के CTV देख रहे हैं। सबको सुबह की बहुत ही वार्म विशेस, वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। सबका स्वागत है, सुप्रभातम सबके लिए। और आज किन किन इवेंट्स पे हमारी नज़र रहेगी, क्या क्या रात 9:30 बजे से बाद अब तक की घटनाएं हुई हैं, उन तमाम घटनाओं को लेकर एक छोटा सा कैप्सूल लेकर मैं आपके समक्ष हाजिर हूं। जब तक आप अपने दफ्तर पहुंचे उसी बीच आपके मोबाइल पर हम लोग ये बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे और आपको पल पल की जानकारी देंगे कि रात 9:30 बजे से लेकर अब तक क्या हुआ है और दिन भर किन खबरों पे आपकी नज़र रहनी चाहिए। तो तमाम चीज़ें लेकर हम हाजिर हैं। जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आपके और साथी जो आप ही की तरह दफ्तर पहुंचने की जल्दी में है वो रास्ते में ही अपनी मुट्ठी में मोबाइल के जरिए जो है हमारा ये बुलेटिन देख सकें। बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से सबका। आज की जो बड़ी खबरें हैं वो ये हैं तो प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो गया है। लंबे समय से सूखे का एक्सपेल जो है वो खत्म हो गया है और गेहूं की फसल को इसका लाभ होगा। हालांकि कितना होगा कितना नहीं ये बताना मैं अभी मेरे लिए संभव नहीं है क्योंकि बहुत सी फसल जो है बर्बाद हो चुकी है। लेकिन खैर बारिश का दौर शुरू हो गया है, ये सूखे से निजात दिलाएगा। कंगना को नया अवार्ड मिला है और हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन को नया अध्यक्ष मिला है। कौन कौन है, क्या क्या अवार्ड है, इसकी चर्चा करेंगे। कोविड की रफ्तार बढ़ रही है और आज से वनडे का रोमांच भी शुरू हो रहा है। लेकिन इसके अलावा भी कुछ खबरें हैं जिन पे हमारी नजर रहनी चाहिए। एक तो चुनाव आयोग की फुल बेंच आज पश्चिम बंगाल जाएगी और चुनावी तैयारियों का जायजा लेगी। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट आज लोन मॉरेटोरियम केस में अपना फैसला सुनाएगा। यानी जिन लोगों ने कोविड काल में लोन लिया था और कोरोना की वजह से वो किस्त नहीं दे पाए, वो उनको राहत देनी है या नहीं देनी है, कितनी राहत देनी है, इसका फैसला आज हो जाएगा। तो इस पे भी नजर रहेगी। बिहार में आरजेडी आज तेजस्वी के नेतृत्व में विधानसभा का घेराव करेगी और ये मामला जो है घेराव का, ये कानून व्यवस्था के मुद्दे पर किया जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश में आज से पूरे राज्य में दिन में दो बार सायरन बजाया जाएगा एक तय समय पर और इसका मकसद लोगों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करना है क्योंकि कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है। एक एक करके खबरों का रुख करेंगे। हिमाचल प्रदेश में देर रात से बारिश का दौर शुरू हो गया है। अधिकांश इलाकों में अच्छी बारिश हो रही है। अच्छी मैं इसलिए कह रहा हूँ इसको क्योंकि कल जब ये पश्चिम विक्षोभ सक्रिय हुआ था तो उस तरह की बारिश नहीं हो पाई थी पूरे हिमाचल में। लेकिन अभी एक सार हिमाचल से खबरें आ रही है। मैक्सिमम जगहों पे जो है देर रात से मौसम ने अंगड़ाई ली है और बारिश का क्रम शुरू हो गया है। अगर अच्छी बारिश होती है तो कुछ उम्मीदें हैं कि गेहूं की रही सही फसल बच जाएगी। तो ये बारिश खुशियों की सौगात लाई है प्रदेश में। सूखे का स्पेल खत्म हो जाएगा। गर्मी एकदम से बढ़ गई थी और कई जगहों पर तो पेयजल संकट का भी सामना लोगों को करना पड़ गया था। शुरू में ही वहाँ पेयजल संकट की नौबत आ गई थी। तो इन सारी समस्याओं से ये बारिश जो है निजात दिलाएगी। लेकिन कोरोना से कब निजात मिलेगी कब नहीं ये नहीं पता। लेकिन इस बारिश का एक लाभ ये होगा कि रही सही फसल जो है गेहूं की 60 to 70% फसल ऑलरेडी बर्बाद हो चुकी है। पीला, रतुआ, सूखा ये चीज़ें जो है गेहूं को बर्बाद कर चुके हैं। लेकिन फिर भी जो पछेती किस्मों की गेहूं है जिन्होंने थोड़ा लेट बीजी है उनके लिए थोड़ा राहत ये बरसात ला सकती है क्योंकि इससे गेहूं को जो है वांछित नमी, वांछित जल मिल जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ सिंचाई के उतने ज़्यादा साधन नहीं है। अधिकांश जगहों पे कृषि जो है वो बारिश पे निर्भर करती है और गेहूं की खेती के लिए बारिश बहुत ज़्यादा दरकार थी। इसकी 2-3 पीछे अलर्ट आके बारिश के चले गए लेकिन सूखा ही रहा। आज से ये बारिश का क्रम शुरू हुआ है। ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी, जो जनजातीय क्षेत्र है वहाँ हल्की बर्फबारी का क्रम देर रात 2 बजे से शुरू हो चुका है। रोहतांग दर्रा, लाहौल स्पीति, किन्नौर, भरमौर के इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है। हल्की से मध्यम बर्फबारी आज और कल होती रहेगी ऐसा मौसम विभाग का कहना है। और निचले इलाके और मध्यम पर्वतीय इलाकों में रुक रुक कर बारिश का दौर जारी रहेगा अगले 2 दिन तक। तो ये अच्छी खबर इस लिहाज से है। उधर कंगना को एक नया पुरस्कार मिला और लोकसेवा आयोग को अपना एक नया अध्यक्ष मिल गया है। प्रदेश लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष के रूप में अजय कुमार, रिटायर्ड IAFS, इनकी नियुक्ति की गई है और ये 6 वर्ष या 62 साल के होने तक अपना ये पद संभालेंगे। इसके साथ ही JP काल्टा को लोक सेवा आयोग का सदस्य बनाया गया है। कल देर रात ये खबर आई थी, हल्की सी खबर हमने आपको तब भी दी थी। आज इसको हम विस्तार से दे रहे हैं। अजय कुमार IAFS हैं, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के प्रमुख रह चुके हैं और रिटायर होने के बाद अब इनको बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की। इसी तरह JP काल्टा भी रिटायर्ड नौकरशाह हैं, विद्युत बोर्ड के MD रहे हैं और अब इनको सदस्य बनाया गया हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग में। तो 2 पोस्टें ये भरी गई हैं। उधर कंगना रनौत को भी अवार्ड मिला है। सोमवार को जो 67वें 67th नेशनल फिल्म अवार्ड्स की घोषणा हुई है उसमें 2019 में रिलीज हुई फिल्मों को सम्मानित किया गया था। इसमें नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी सुशांत सिंह राजपूत,
श्रद्धा कपूर स्टारर छिछोरे को बेस्ट हिंदी फिल्म चुना गया है, जबकि कंगना रनौत को मणिकर्णिका और पंगा के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। पंगे तो उन्होंने वैसे भी बहुत लिए है उसके बाद, और उन्होंने कहा भी कि पंगे उनको केवल महंगे भी पड़ रहे हैं क्योंकि केसेज उन पे हो रहे हैं। तो लगातार वो चर्चाओं में बनी हुई हैं, चाहे इस तरफ को चाहे उस तरफ को। तो आज कंगना रनौत को चर्चा का जो विषय है वो ये है कि उनको मणिकर्णिका और पंगा फिल्म के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है। ये उनके कैरियर का चौथा नेशनल अवार्ड है। इससे पहले उन्हें जो है 2020 में अवार्ड मिला था, और बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी रह चुकी हैं। क्वीन के लिए उनको जो है अवार्ड मिला था। तो ये अलग अलग फिल्मों के लिए उनको अवार्ड मिले हैं, और आज फिर से मणिकर्णिका और पंगा के लिए उनको जो बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया है। ये फिल्म फेयर की बात थी। और उधर तीर्थ सिंह रावत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री। इसलिए आपका जो इतिहास का ज्ञान है वो थोड़ा 10-15 दिन अब रुक जाएगा, क्योंकि उनका जो इतिहास का ज्ञान था वो चर्चा का विषय था पूरे देश में। लेकिन कोरोना की महामारी से संक्रमित होने के चलते वो अब आइसोलेशन में रहेंगे। हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो जल्द स्वस्थ हों और सही ढंग से जो है प्रदेश को आगे बढ़ाएं, क्योंकि नेतृत्व परिवर्तन अभी हुआ है उत्तराखंड में, और उनसे काफ़ी उम्मीदें उत्तराखंड को हैं। पार्टी का नेतृत्व हो चाहे प्रदेश के लोग हों, सबको बहुत ज़्यादा आकांक्षाएं उनसे हैं, बहुत ज़्यादा उम्मीदें उनसे हैं। उन उम्मीदों पर वो जल्द स्वस्थ होकर खड़ा उतरें, ऐसी हमारी कामना है। तीर्थ सिंह रावत का हिमाचल से भी कनेक्शन है, लोकसभा चुनाव के वो प्रभारी थे। अगली खबर का रुख करेंगे। आज जिन जिन खबरों पे हमारी जो चर्चा रहनी है वो हमने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में आज लोन मैरिटोरियम केस का फैसला सुनाया जाएगा। इसमें यह फैसला होगा कि कोरोना के दौरान जो कर्ज की किस्त नहीं चुका पाए उनको राहत कितनी देनी है, क्या उनका कर्ज वेव ऑफ करना है, क्या उनके कर्ज की कुछ सीमा जो है कम करनी है, या उनको किस तरह से राहत देनी है या नहीं देनी है। ये तमाम फैसले आज होंगे। ये जो है इस वक्त की बड़ी खबर है, और इस पे सबकी नज़र रहेगी, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने कोविड काल में अपने काम धंधे सब खो दिए हैं, और जो उन्होंने लोन भी लिए थे पहले वो चुकाने की भी उनको मुश्किल हो गई है। और दिक्कत यह है कि बैंक का लोन खड़े का खड़ा है। हालांकि बीच में कहा गया था कि 3 महीने का गैप दिया जाएगा, 6 महीने का गैप दिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ये है कि लोन तो वापस करना ही था। इस तरह से बहुत से लोग जो हैं वो परेशानी फील कर रहे थे। अगर बाकी खबरों की बात करें तो खाद्य आपूर्ति मंत्री राजेंद्र गर्ग की तबीयत थोड़ी नासाज हो गई थी। कल उनको जो है आईजीएमसी में भर्ती कराया गया। ये दूसरी बार है जब उनकी तबीयत नासाज हुई। पिछली बार जब वो उनकी तबीयत नासाज हुई थी तो उसके बाद वो मंत्री बने थे, लेकिन इस बार इनकी जो है तबीयत कुछ ज़्यादा खराब है। जानकारी के अनुसार मंत्री को अचानक खून की उल्टियाँ होने लगी, उनके पेट में भी दर्द था, उनकी एंडोस्कोपी करवाई गई, उसके अलावा उनके ब्लड के सभी टेस्ट भी करवाए। देर शाम तक उनकी तबीयत में हल्का सा सुधार भी दर्ज किया गया है। डॉक्टर उनको ऑब्जर्वेशन पे रखे हुए हैं, और बाकी की रिपोर्ट्स का भी जो है आज रिजल्ट आएगा, तो उसके बाद उनका हेल्थ बुलेटिन आता है तो फिर उसको जो है हम आपकी नज़र करेंगे जी। ये मंत्री जी की सेहत की बात थी। और शिक्षा विभाग ने जो है स्वर्ण जयंती सुपर 100 योजना के लिए विद्यार्थियों का चयन कर लिया है, और इसकी सूची भी जारी कर दी है। योजना के तहत 10वीं कक्षा के 100 मेधावियों को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे, और 30 हज़ार की शुरुआती राशि के तौर पर जो है इनको पहली किस्त दी जाएगी। 3 किस्तों में शायद इनको 1 लाख रुपए दिया जाएगा। इसमें 10वीं की कक्षा की बोर्ड की परीक्षा में सबसे अधिक अंक लेने वाले छात्रों को जो है रखा गया है, और ये मेधावी छात्र प्रोत्साहन योजना के तहत इसको लिया गया है। नगर निगम और नगर निकायों को जो दूसरे नगर निकायों को जो छूट गए थे उनके चुनाव हो रहे हैं, और इसके लिए नामांकन का दौर जारी है। आज नामांकन का आखिरी दिन है। अब तक 200 के आसपास नामांकन जो है वो दाखिल हो चुके हैं। बीजेपी और कांग्रेस एमसी की लिस्ट जारी कर चुकी है। कांग्रेस ने परसों कर दी थी, बीजेपी ने कल कर दी थी। उसके बाद आज बारिश के दौर के बीच जो है ये नामांकन का दौर भी जारी रहेगा। लेकिन आप अगर किसी के नामांकन में जा रहे हैं तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखें, किसी से गलवहियाँ डाल के न चलें, 2 गज की दूरी का इस्तेमाल करें, मास्क को अपने चेहरे से बिल्कुल न हटाएं, नाक मुंह अपना कवर रखें मास्क से, क्योंकि सतर्कता में ही सुरक्षा है। इसलिए इस चीज़ को जो है हम आपको ये इससे आपका आग्रह करना चाह रहे हैं। निजी शिक्षा नियामक आयोग ने जो है अपनी रिपोर्ट फाइनल कर ली है विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को लेकर, और इसे जल्दी ही जाहिर कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं कि शाम तक जाहिर हो जाएगा। कई कुलपतियों की छुट्टी हो गई थी, उसके बाद एक कमेटी बनाई गई थी जो निजी कॉलेजों के प्रिंसिपल्स को लेकर जांच कर रही है। उसने भी पहले दौर में जिन 61 कॉलेज का चयन किया था, जाँच की थी, वहाँ पे 45 के प्रधानाचार्य अपात्र पाए गए थे, और उनमें से 10 ने कल अपनी रिप्रेजेंटेशन भी बोर्ड के आयोग के सामने दी है। उसके ऊपर क्या फैसला होता है क्या नहीं ये देखना होगा। नेरवा में एक वैगनर कार बीती रात दुर्घटनाग्रस्त होगी, जिसमें 4 लोगों की मौत हो गई है। ये नेरवा से लगभग 1 किलोमीटर दूर कॉलेज के रोड पर हादसा हुआ। गाड़ी का नंबर HP 08V
1599 है और ये 300 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इसमें 4 लोग सवार थे, जिसमें 2 लोगों की घटनास्थल पर जो है मौत होगी और 2 लोगों ने अस्पताल पहुंचने पर दम तोड़ दिया। मृतकों की पहचान महेंद्र सिंह पुत्र नारायण सिंह गांव सालड़ी उम्र 49 वर्ष, कान्हा सिंह पुत्र जालम सिंह गांव सालड़ी उम्र 52 साल, सुनील सिंह पुत्र भीम सिंह गांव सालड़ी 35 साल की उम्र और सुरेंद्र पुत्र हेतराम 33 वर्ष गांव सालड़ी। तो गांव सालड़ी के ही चारों बच्चे लोग थे ये इस गाड़ी में सवार थाना जो है। और इन अगली कार्रवाई जो है पुलिस ने केस दर्ज करके शुरू कर दी है। घटना के कारणों का फिलहाल पता नहीं लग पाया, या ऐसा माना जा रहा है कि इन्होंने नियंत्रण खो दिया। तो ये एक दर्दनाक हादसा कल नेरवा में पेश आया जी। और उसके बाद हम रुख करेंगे कोविड का। कोविड के केसेस हिमाचल प्रदेश में लगातार बढ़ रहे हैं। इसके चलते आज से स्कूलों में तमाम जो कार्यक्रम होते हैं, आयोजन होते हैं एकत्रीकरण के, वो बंद हो जाएंगे। मॉर्निंग असेंबली पहले ही बंद है, लेकिन अगर स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन हो रहा है या कोई दूसरा फंक्शन हो रहा है या स्पोर्ट्स मीट भी हो रही है तो उन पे बैन रहेगा। ये स्ट्रिक्टली फॉलो करने के लिए कहा गया सभी स्कूलों को। शिक्षा विभाग ने इसके अलग से आदेश जारी किए, सरकार ने अलग से आदेश जारी किए, डिप्टी कमिश्नर को, शिक्षा विभाग ने स्कूलों को आदेश जारी किए और अपने अधिकारियों को आदेश जारी किए कि इसको सुनिश्चित किया जाए। इसका मतलब यह है कि हम लोग जो है थोड़ा ज़्यादा सतर्कता बरत रहे हैं। क्यों बरत रहे हैं? इसकी वजह यह है कि कल हमारे पास 220 से ज़्यादा केसेज आए हैं और एक्टिव केसेज की संख्या हिमाचल प्रदेश में बढ़कर 1415 हो गई है, जो 2.5 महीने के बाद सबसे बड़ा नंबर है। 30 दिसंबर को हमारे पास 221 केसेज आए थे और कल हमारे पास 230 केसेज आए हैं। ये 30 दिसंबर के बाद सबसे बड़ा बैच एक दिन के भीतर जो है कोरोना पॉजिटिव का है। और इसमें ऊना के ही 108 केस, पहले 96 का नंबर आया, फिर 96 के बाद 8 और आए, 104 हुए और 4 और आए। तो ये 108 केस कल ऊना में ही अकेले आए हैं। 7 केस बिलासपुर में, 10 हमीरपुर में, 41 कांगड़ा में, 3 किन्नौर में, 3 मंडी में, 11 केस शिमला में आए थे, 23 केस सिरमौर में आए थे, 26 केस सोलन में आए थे और 108 केस जो है वो ऊना में आए थे। इसके चलते 23 फरवरी के बाद एक्टिव केसेस जो 23 फरवरी को 222 थे, उसमें 7 गुना इजाफा हो गया है और अब वो 1415 हो गया। लगभग 7 गुना इजाफा 23 फरवरी के बाद आज की डेट की अगर बात करें तो। जबकि 23 फरवरी के बाद हम सोच रहे थे कि 222 से हम नीचे जाएंगे और मामला सुधर जाएगा, लेकिन सुधरा नहीं। आज एग्जैक्टली लॉकडाउन को हिमाचल प्रदेश में पूरा 1 साल हो गया। 23 मार्च को लॉकडाउन लगा था, उससे पहले कांगड़ा को लॉकडाउन किया गया था और 1 साल के भीतर परिस्थितियां वहीं की वहीं खड़ी हैं। हम लोगों को कहीं से भी राहत नहीं है। हालांकि पिछले कल सिर्फ 4,354 सैंपल हुआ है, लेकिन 230 लोग पॉजिटिव आए हैं। अगर सैंपलिंग बढ़ाने की बात, जो कि केंद्र ने स्पष्ट निर्देश दिया कि सैंपलिंग बढ़ेगी, राज्य सरकार ने भी कहा है, मुख्यमंत्री को भी कहे हुए 4 दिन हो गए कि हम सैंपलिंग बढ़ाएंगे, लेकिन मुख्यमंत्री के कहे को हमारे अधिकारी ज़्यादा मानते नहीं है, ऐसा लगता है। और यही वजह है कि जब से मुख्यमंत्री ने कहा है तब से 5000 से ऊपर नंबर नहीं गया। 5126 सैंपल हुए थे हमारे 21 मार्च को और उसमें से 1866 पेंडिंग थे, तो वही 47,48 के आसपास ही जो है 3,500 के आसपास उसको जांचे गए। और पिछले कल भी जो 4,354 सैंपल थे उसमें से भी पेंडिंग जो है वो 300 थे, तो 4,000 के आसपास सैंपल जांचे जाए। तो एवरेज 4 और 5 के बीच में झूल रहा है, जिसको 10,000 के आसपास होना चाहिए। जांच अगर बढ़ेगी तो हम लोग केसेस को चिन्हित कर पाएंगे। केसेस को चिन्हित कर पाएंगे तो फिर अगला सेक्शन होगा, जो TTT का फार्मूला दिया गया है। पहला तो है कि टेस्ट, दूसरा है ट्रैक और तीसरा है ट्रीट। टेस्टिंग नहीं होगी तो ट्रैकिंग में भी दिक्कत आएगी, ट्रैकिंग नहीं होगी तो ट्रीटमेंट का भी सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि जितने लोग ही टेस्ट होंगे उतनी की ही बाकी चीज़ें होंगी। तो पहला टी इंपॉर्टेंट है और पहले ही टी को बड़े सामान्य रूप से हमारे अधिकारीगण ले रहे हैं। दिल करता है तो टेस्ट करते हैं, नहीं करता है तो नहीं करते हैं। समस्या ये है कि जहाँ पे नगर निगमों के इलेक्शन होने हैं वहाँ पे सोलन में, पालमपुर में और धर्मशाला में, स्पेशली इन 3 जगहों की मैं बात कर रहा हूँ, ज़्यादा केसेस हैं। मंडी में उतने ज़्यादा केसेस अभी नहीं है, लेकिन मंडी में 16 केस रह गए थे। 12 तारीख को जब शिवरात्रि शुरू थी उससे पहले 16 एक्टिव केसेस रह गए थे, बढ़ के वहाँ भी 54 हो गए हैं और शहर के बीच भी केसेस आने शुरू हो गए, सुंदरनगर में केसेस आने शुरू हो गए। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि मंडी में जो सैंपलिंग है वो बहुत कम है मंडी के मुकाबले। मंडी जिला बहुत बड़ा है, शिमला और मंडी और कांगड़ा, इन तीनों जिलों की सैंपलिंग 1000 से ऊपर होनी चाहिए, लेकिन टेक्निकली मंडी की सैंपलिंग पिछले कई दिन से 300 से ऊपर नहीं गई। 220, 230, 275 मैक्सिमम। ऐसी स्थिति में अगर आप सैंपल कम लेकर ये कहना चाह रहे हैं कि हमारे यहाँ संक्रमण कम है, तो मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी कोई गलतफहमी होगी। इस गलतफहमी से बाहर आना होगा। हम सब लोगों को मिलकर इस बीमारी से लड़ना है। हम लोग लड़े, अच्छे से लड़े, हमने इसको कंट्रोल किया। अब दोबारा से ये लौटी, क्यों लौटी? क्योंकि हम लोग लापरवाह हो गए, टेस्टिंग छोड़ दी गई। टेस्टिंग नाम मात्र होगी, टेस्टिंग जो है वो खाना पूर्ति के लिए टेस्टिंग हो रही। खाना पूर्ति में इसलिए बोल रहा हूँ कि मान लीजिए मेरे सिर में दर्द है, मैं हॉस्पिटल जाता हूँ तो मुझे कहते हैं कि टेस्ट करवा लो, मैंने टेस्ट करवा लिया,
और चला गया, नेगेटिव आना है, सिर में दर्द है, तो कहाँ से कोरोना होगा। लेकिन खाने में जुड़ गया कि हमने एक टेस्ट करा। इस तरह से टेस्ट हो रहे थे। लोगों को जो है चिन्हित नहीं किया जा रहा था कि इसमें जुकाम सर्दी खांसी के लक्षण है, इसका टेस्ट किया जाए। इस तरह से नहीं होने थे। आपकी टांग में दर्द है, टेस्ट करवा लो जी। आपके बाजू में दर्द है जी, आपका कोरोना टेस्ट होगा। बंदा कहता है ठीक है मेरे बाजू में दर्द है, मुझे क्या दिक्कत है, मैं टेस्ट करवा लेता हूँ, दवाई तो मुझे लेनी है। और वो टेस्ट नंबरिंग बढ़ जाती टेस्टिंग उससे, लेकिन बढ़ कितनी रही है वो भी उतनी, फिर इसके बावजूद भी उतनी नहीं बढ़ रही है जितनी होनी चाहिए। तो इस चीज़ पे जो है चिंता बनी हुई है। इस चिंता को दूर करना होगा। 25 तारीख को फिर से हमारा जो मंत्रिमंडल है वो मिल रहा है और उसमें जो है ये कुछ और पाबंदियां लग सकती हैं। इसी बीच अब स्पोर्ट्स का रुख करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड के बीच 3 वनडे सीरीज का पहला मैच आज से हो रहा है। ये डे नाइट मैच है। दोपहर को 1:30 बजे पुणे के महाराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में इसको खेला जाएगा। और 2019 का वर्ल्ड कप खिताब जीतने के बाद इंग्लिश टीम इंडिया के खिलाफ 10 वनडे खेलेगी। पिछली बार दोनों टीमें वर्ल्ड कप में आमने सामने हुई थी, तब इंग्लैंड 31 रन से जीता था। भारतीय टीम उस समय हार का बदला लेना चाहेगी, बाहर हो गई थी वो हार के। और इसके अलावा जो है दोनों टीमों ने पिछले के बीच खेले गए पिछले 5 वनडे की बात करें तो उसमें भी इंग्लैंड की टीम भारी रही है। इस दौरान टीम इंडिया 4 को उसने 4 बार शिकस्त दी है। भारतीय टीम इंग्लैंड के खिलाफ पिछले 3 वनडे से जीती नहीं है। ऐसी स्थिति में टीम वापसी करनी चाहेगी और खास तौर से टीम का मनोबल बढ़ा हुआ है टेस्ट सीरीज T20 सीरीज जीतने के बाद। तो ये देखना होगा कि अब वनडे में हमारे जो रणबांकुरे हैं टीम इंडिया के, वो किस तरह से प्रदर्शन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी आपका। बारिश एंजॉय कीजिए, मैच एंजॉय कीजिए और कोरोना को दूर रखने का प्रयास कीजिए। घर के भीतर रहें। घर से बाहर जाना जरूरी है तो जाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि काम धंधा बंद करके नहीं बैठ सकते हैं, लेकिन आप प्रोटोकॉल का जो है पूरा फॉलो करें। अगर भीड़ में आपकी मजबूरी है भीड़ में से गुजरना, या भीड़ में बस में भीड़ है, तो आप 2 गज की दूरी का इस्तेमाल नहीं कर सकते, तब भी मास्क आपके लिए फर्स्ट वैक्सीनेशन है। अगर आपने अपने आप को वैक्सीनेट नहीं भी करवाया है तब भी मास्क जो है आपका, वो आपके लिए सबसे बड़ी ढाल है, सबसे बड़ी वैक्सीन है। मास्क मत उतारिए और बस से उतरते ही या भीड़ भाड़ वाले इलाके से बाहर निकलते ही हाथ धोइए और अपने आप को थोड़ा सा व्यवस्थित कर लीजिए। 2 गज की दूरी का इस्तेमाल जहां संभव हो वहां कीजिए, जहां संभव नहीं है वहां मजबूरी है, लेकिन मजबूरी में भी कुछ नियमों का पालन जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दिन भर बाकी खबरों के साथ मुलाकात होती रहेगी। अभी इतना ही। देखते रहिए पंजाब के सिटी।